जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आज हम स्वनिम विज्ञान पर चर्चा करेंगे। स्वनिम विज्ञान, स्वनिम विज्ञान, फोनेमिक्स। स्वनिम विज्ञान या ध्वनिग्राम विज्ञान को अंग्रेजी में फोनेमिक्स कहा जाता है। स्वनिम विज्ञान या ध्वनिग्राम विज्ञान को अंग्रेजी में फोनेमिक्स कहा जाता है। यह ध्वनि विज्ञान फोनेटिक्स की एक शाखा है। यह ध्वनि विज्ञान फोनेटिक्स की एक शाखा है। स्वनिम विज्ञान में किसी भाषा में प्रयुक्त स्वनिमों तथा उनसे संबद्ध पूरी व्यवस्था का विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत स्वनिम तथा उपस्वन का निर्धारण, उपस्वन का वितरण, स्वर और व्यंजन, ध्वनिग्रामों का अध्ययन, खंडेतर ध्वनिग्रामों की व्यवस्था, ध्वनियों का लिपि रूप में अंकन इत्यादि पर प्रकाश डाला जाता है। स्वनिम का अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप। स्वनिम का अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप। अर्थ: स्वनिम शब्द अंग्रेजी के फोनिम का हिंदी रूपांतरण है। स्वनिम शब्द अंग्रेजी के फोनिम का हिंदी रूपांतरण है। प्रोफेसर हैवेट फोनिम शब्द के जन्मदाता हैं। फोनिम शब्द के जन्मदाता कौन है? प्रोफेसर हैवेट, जिन्होंने 1876 ईस्वी के आसपास भाषा ध्वनि के अर्थ में फोनिम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ब्लूमफील्ड, सपीर, द सस्यूर सरीखे पाश्चात्य भाषा चिंतकों ने स्वनिम विज्ञान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वनिम शब्द संस्कृत के स्वन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि या आवाज करना। परिभाषा: स्वनिम अथवा ध्वनिग्राम की विभिन्न विद्वानों द्वारा अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें कुछ की चर्चा हम करते हैं। ब्लॉक एवं ट्रेगर के अनुसार स्वनिम भाषा की वह लघुतम इकाई है जो समान ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है। स्वनिम भाषा की वह लघुतम इकाई है जो समान ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है। यह अन्य ध्वनियों से भिन्न होती है। यह अन्य ध्वनियों से भिन्न होती है तथा इसका संबंध किसी भाषा विशेष से होता है तथा इसका संबंध किसी भाषा विशेष से होता है। हॉकेट के अनुसार स्वनिम किसी भाषा के वे तत्व हैं जो उस भाषा की ध्वनि प्रक्रियात्मक पद्धति में एक दूसरे के व्यतिरेकी रूप में आते हैं। स्वनिम किसी भाषा के वे तत्व हैं जो उस भाषा की ध्वनि प्रक्रियात्मक पद्धति में एक दूसरे के व्यतिरेकी रूप में आते हैं। ग्लीसन स्वनिम ध्वनियों के वर्ग को कहते हैं। वर्गगत ध्वनियों में ध्वन्यात्मक साम्य होता है तथा भाषा विशेष में इसकी वितरणगत विशिष्ट संरचना होती है। रॉबिन्स स्वनिम में ध्वनिगत भेद रखने वाली ध्वनियाँ अथवा ध्वनि सदस्य होते हैं। रॉबिन्स के अनुसार स्वनिम में ध्वनिगत भेद रखने वाली ध्वनियाँ अथवा ध्वनि सदस्य होते हैं। तर्क के आधार पर इन्हें वर्ग की संज्ञा दी जाती है। ये तो हुई पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषा। अब हम चर्चा करेंगे भारतीय परिभाषा। देवेंद्र नाथ शर्मा जी के अनुसार स्वनिम उच्चरित भाषा का वह न्यूनतम अंश है जो दो ध्वनियों का अंतर प्रदर्शित करता है। स्वनिम उच्चरित भाषा का वह न्यूनतम अंश है जो
दो ध्वनियों का अंतर प्रदर्शित करता है। कपिल देव द्विवेदी। स्वनिम किसी भाषा विशेष से संबद्ध लघुतम सार्थक ध्वनि है। यह सामान्य ध्वनियों की प्रतिनिधि होती है। अन्य ध्वनियों से किसी रूप में पृथक होने के कारण इसको भेदक ध्वनि माना जाता है। स्वनिम के स्वरूप को इन विद्वानों के मतों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, कुछ भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला, स्वनिम उच्चरित भाषा की एक ऐसी लघुतम इकाई है जिससे दो ध्वनियों का अंतर स्पष्ट होता है। ये स्वनिम का स्वरूप उभर कर आया। पहला, स्वनिम उच्चरित भाषा की ऐसी लघुतम इकाई है जिससे दो ध्वनियों का अंतर स्पष्ट होता है। दूसरा, स्वनिम को खंडित नहीं किया जा सकता। स्वनिम को खंडित नहीं किया जा सकता। जैसे क, ख, ग, घ स्वनिम हैं, इनका खंडन नहीं हो सकता। स्वनिम संस्वन संध्वनि का समूह होता है। स्वनिम का संबंध किसी भाषा विशेष से होता है। स्वनिम किसी भाषा में दो रूपों में प्राप्त होता है, एक व्यतिरेकी रूप में, दूसरा अर्थभेदक रूप में। स्वनिम किसी भाषा में दो रूपों में प्राप्त होता है, व्यतिरेकी रूप में, दूसरा अर्थभेदक रूप में। यह कहा जा सकता है कि स्वनिम उच्चरित भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों का भेदक एवं अखंड्य वह लघुतम इकाई है जो संस्वनों का समूह होता है। अखंड्य वह लघुतम इकाई है जो संस्वनों का समूह होता है तथा वह व्यतिरेकी या अर्थभेदक रूप में उपलब्ध होता है। वह व्यतिरेकी एवं अर्थभेदक रूप में उपलब्ध होता है। जैसे च, छ, ट, ठ या प, फ भिन्न भिन्न स्वनिम हैं, इसलिए इनमें भिन्नताएं हैं। इन भिन्न भिन्न सार्थक ध्वनियों के आधार पर ही चाचा तथा पापा में अर्थ भिन्नता है। इन्हीं सार्थक ध्वनियों को स्वनिम कहा जाता है। च, छ, ट, ठ या प, फ सभी स्वनिम हैं, किंतु व्यवहार में इन्हें ध्वनि ही कहा जाता है। स्वनिम रेखांकन के लिए अक्सर तिरछी दो रेखाओं का आधार अपनाया जाता है। ज, ल, ज। ज अलग, ल अलग, ज अलग, ज, ल, ज। वैसे ही कलम या कमल। स्वनिम की विशेषताएं अगर 2, 4, 6, 10 में सुन लिया जाए तो ठीक ही है। स्वनिम की विशेषता। स्वनिम पहला, स्वनिम का संबंध उच्चरित भाषा से होता है, लिखित भाषा से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा, स्वनिम भाषा की लघुतम अखंड्य इकाई है। स्वनिम भाषा की लघुतम अखंड्य इकाई है, और जैसे क, ख, ग आदि। तीसरा, स्वनिम एक जाति या श्रेणी है जो समान ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे चा ध्वनि को 10 व्यक्ति उच्चरित करें तो एक ही व्यक्ति चा को 10 बार बोले तो उसके 10 रूप होंगे। चाहे एक ही ध्वनि को 10 लोग बोलें तो भी 10 रूप में आएगा, चाहे एक ही व्यक्ति एक ही ध्वनि को 10 बार बोले तब भी वह 10 रूप में आएगा, किंतु दोनों ध्वनि रूपों के लिए स्वनिम एक ही होगा। चौथा, ध्वनिम अर्थभेदक इकाई होता है। तन, मन, कल, खल में अंतर दो भिन्न स्वनिमों के कारण है। वस्तुतः स्वनिम में अर्थ परिवर्तन की शक्ति होती है। स्वनिम भाषा विशेष पर आधारित होता है। प्रत्येक भाषा के अपने स्वनिम होते हैं जो दूसरी भाषा से सर्वथा पृथक एवं स्वतंत्र होते हैं। जैसे हिंदी का जल बंगला में जौल, इसी प्रकार हिंदी का तुम अंग्रेजी में ठुम है। सभी भाषाओं में स्वनिमों की एक निश्चित व्यवस्था होती है
जिसके आधार पर उनमें ध्वन्यात्मक संतुलन होता है। एक ध्वनि दो स्वनिमों से संबद्ध नहीं हो सकती है। स्वनिम समीपवर्ती ध्वनियों में प्रभावित होते हैं। अगला, स्वनिमों में ध्वन्यात्मक समानता की प्रवृत्ति होती है, जिसके आधार पर ध्वनियों का निर्धारण होता है। स्वनिम दो प्रकार के होते हैं, खंड्य स्वनिम और अखंड्य स्वनिम। खंड्य स्वनिम स्वर व्यंजन को पृथक पृथक किया जा सकता है, किंतु अखंड्य स्वनिम अपार्थक्य होते हैं, इन्हें आप पृथक नहीं कर सकते। स्वनिम की सत्ता मानसिक होती है। स्वनिम उच्चारण से ज़्यादा श्रवणीयता पर निर्भर करती है। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने स्वनिम को मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया या घटना कहा है, क्योंकि उसका संबंध ध्वनि के अंतर के प्रतिभिज्ञान से है। स्वनिम की उपयोगिता, भाषा के उच्चारण में समुचित व्यवस्थापक के रूप में स्वनिम की उपयोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वनिम भाषा की ध्वनियों की संख्या के नियंत्रण में महती भूमिका निभाता है। भाषा के शुद्ध उच्चारण में स्वनिम उपयोगी है। देवेंद्र नाथ शर्मा जी लिखते हैं कि स्वनिमों का सम्यक ज्ञान भाषा के निर्दोष उच्चारण का साधक बन जाता है। सफल भाषा शिक्षण के लिए चाहे मातृभाषा हो चाहे अन्य भाषा, स्वनिम का समुचित ज्ञान आवश्यक है। कपिल देव द्विवेदी जी कहते हैं कि स्वनिम विज्ञान भाषा शिक्षण की सरलतम वैज्ञानिक पद्धति है। तीसरा, स्वनिम भाषा की अर्थभेदक इकाई है। भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान, मूलतः स्वनिम पर ही आधारित हैं। पद, वाक्य, अर्थ के मूल में स्वनिम की ही सत्ता निहित होती है। स्वनिम भाषा शास्त्र की नींव है। भाषा शास्त्र के सभी अंग स्वनिम पर आधारित हैं। चौथा, स्वनिम लिपि का मूलाधार है। लिपि के निर्माण में स्वनिम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भाषा के स्वनिमों के निर्धारण के बाद ही लिपि का निर्माण संभव होता है। आदर्श लिपि एवं अंतर्राष्ट्रीय लिपि का निश्चय स्वनिम के द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय लिपि के निर्माण में भी स्वनिम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा का भी मत है कि स्वनिम के ज्ञान के अभाव में वैज्ञानिक लिपि का निर्माण असंभव है। स्वनिम प्रत्येक भाषा का सर्वस्व होता है। कपिल देव द्विवेदी जी के अनुसार फोनेटिक्स समुद्र है, मतलब ध्वनि विज्ञान समुद्र है, तो फोनेमिक्स उनमें से निकाले गए रत्न हैं। इन रत्नों की माला स्वनिम माला ही प्रत्येक भाषा का सर्वस्व है। इस प्रकार भाषा उच्चारण में समुचित नियंत्रण, शुद्ध उच्चारण, भाषा शिक्षण, आदर्श लिपि, वैज्ञानिक लिपि, अंतर्राष्ट्रीय लिपि निर्माण में स्वनिम की महत्वपूर्ण उपयोगिता है। स्वनिम या ध्वनिग्राम के दो भेद होते हैं, खंड स्वनिम और अखंड स्वनिम। खंड स्वनिम वे स्वनिम जिन्हें अलग अलग खंडित किया जा सके तथा जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, खंड स्वनिम कहलाते हैं। इनके दो भेद होते हैं, जिसे स्वर एवं व्यंजन कहते हैं। खंडेतर स्वनिम वे गौण स्वनिम जिनका भाषा में अपना अस्तित्व नहीं होता तथा जिन्हें खंडित नहीं किया जा सकता एवं जो खंडीय स्वनिम पर निर्भर होते हैं, खंडीयतर स्वनिम कहलाते हैं। मात्रा, सुर, बलाघात, संगम आदि इसके अंतर्गत आते हैं। वस्तुतः खंड्य और अखंड्य स्वनिम के स्वरूप एवं अंतर को अगर सुन लिया जाए तो भी ठीक है। खंड स्वनिम और अखंड स्वनिम, पहले तीन हम खंड स्वनिम सुनते हैं। खंड स्वनिम का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। साथ ही बताते चलते हैं, अखंड स्वनिम का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। खंड स्वनिम पर ये आधारित होते हैं। दूसरा, खंड स्वनिमों को अलग अलग खंडित किया जा सकता है। वस्तुतः ये व्यक्त एवं विभाज्य होते हैं।
और अखंड स्वनिम, इन्हें अलग अलग खंडित नहीं किया जा सकता। ये अव्यक्त एवं अविभाज्य होते हैं, मतलब इनका विभाजन नहीं किया जा सकता। तीसरा, खंड स्वनिम। खंड स्वनिम में स्वर और व्यंजन आते हैं। अखंड स्वनिम। अखंड स्वनिम में मात्रा, सुर, संगम, बलाघात, अनुनासिकता इत्यादि आते हैं। अब इसी के साथ हम संस्वन पर भी चर्चा कर लें थोड़ी सी। संस्वन। संस्वन अथवा संध्वनि को अंग्रेजी में एलोफोन कहते हैं। एलो का अर्थ है एक या अन्य, फोन का अर्थ है स्वन या ध्वनि। इस प्रकार एलोफोन का अभिप्राय हुआ पृथक पृथक या एक एक ध्वनियाँ। एक स्वनिम में अर्थात एक जाति में अनेक संस्वन या संध्वनियाँ होती हैं, जिन्हें अलग अलग संस्वन माना जाता है। ग्लीसन ने संस्वन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक स्वनिम का कोई स्वन अथवा उपस्वन जो दूसरों के साथ परिपूरक वितरण में आता है, उसे उस स्वनिम का संस्वन कहा जाता है। वस्तुतः किसी भाषा में किसी भी ध्वनि के विभिन्न रूप संस्वन कहलाते हैं। संस्वन को 2 कोष्ठकों के मध्य लिखा जाता है। ये जितने प्रकार के होते हैं उन्हें उतने प्रकार का माना जाता है। इसके लिए 1, 2, 3 इत्यादि अंक लिख दिए जाते हैं। जैसे एक गांव में आग लगी और पूरा गांव जल गया। इस वाक्य में 4 ग हैं। इन चारों ग ध्वनियों के उच्चारण में अंतर है। प्रत्येक उच्चारण भेद के आधार पर ग के 4 संस्वन हैं और ग स्वयं में एक स्वनिम या ध्वनिग्राम है। इनमें भेद करने हेतु ग संस्वन के आगे संख्या लिख दी जाती है। पहला ग, दूसरा ग, तीसरा ग, चौथा ग कोष्ठक में लिख देंगे। और फिर संस्वन की विशेषताएं क्या हैं? संस्वन किसी भाषा विशेष के होते हैं, सर्वमान्य नहीं। संस्वन ही भाषा में प्रयुक्त होते हैं, स्वनिम नहीं। एक स्वनिम के अनेक संस्वन होते हैं। संस्वन के भेद से स्वनिम में भेद नहीं होता। संस्वन इकाई होती है जिसमें अर्थ भेदकता नहीं होती। किसी भाषा विशेष में एक संस्वन जिस परिस्थिति में आती है उसमें कोई अन्य संस्वन नहीं आता। स्वनिम एवं संस्वन में अंतर भी देख लिया जाए। स्वनिम प्रभेदक होता है, संस्वन अभेदक होता है। स्वनिम संस्वनों का प्रतिनिधि होता है और संस्वन स्वनिम के विभिन्न सदस्य होते हैं। स्वनिम जाति के समान होता है, संस्वन व्यष्टि या व्यक्ति के समान होता है। स्वनिम परिवार के समान होता है, संस्वन परिवार के एक सदस्य के समान होता है। स्वनिम भाषा के लघुतम आकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। संस्वन स्वनिम की तुलना में आकार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। वितरण की दृष्टि से स्वनिम व्यतिरेकी होता है, संस्वन आपस में परिपूरक वितरण में होता है। किसी भी भाषा में स्वनिमों की संख्या निश्चित की जा सकती है, संस्वनों की संख्या निश्चित नहीं की जा सकती। स्वनिम अर्थभेदक एवं अनुमेय होते हैं, संस्वन अर्थभेदक नहीं होते, ये अनुमेय होते हैं। एक भाषा के स्वनिम परस्पर भिन्न होते हैं, लेकिन स्वनिम के संस्वन प्रायः मिलते जुलते हैं। और स्वनिम मानसिक सत्ता से युक्त होता है, संस्वन भौतिक सत्ता से युक्त होता है। स्वनिम विज्ञान का मूलाधार ध्वनि विज्ञान है। वस्तुतः किसी भी भाषा की ध्वनियों अर्थात संस्वनों के सम्यक विश्लेषण के द्वारा उसके स्वनिमों का सही निर्धारण किया जा सकता है। किसी भाषा विशेष के स्वनिमों एवं संस्वनों के अध्ययन, विश्लेषण एवं निर्धारण हेतु यह कहा जाए सूचक एवं सामग्री, ध्वन्यात्मक लेखन और आदि पर ध्यान दिया जाता है। जैसे सूचक एवं सामग्री, स्वनिमों के निर्धारण हेतु सबसे पहले उस भाषा के शब्दों को एकत्र किया जाता है। स्वनिम के निर्धारण की इस प्रक्रिया में किसी भाषा विशेष को बोलने वाले व्यक्ति से उस भाषा के वाक्यों को सुनकर सामग्री संकलित की जाती है। मृत भाषा के शब्द उसके साहित्य से संग्रहित किए जाते हैं, जिससे भाषा को सुना जाता है
उसे सूचक कहते हैं। ध्वन्यात्मक लेखन। सूचक से प्राप्त सामग्री को ध्वन्यात्मक लिपि में इस प्रकार लिख लिया जाता है कि ताकि ध्वनि की सूक्ष्माति सूक्ष्म भेदकता प्रदर्शित हो सके। इसमें स्वर एवं व्यंजन की सूक्ष्मताओं के साथ साथ बलाघात, सुर इत्यादि की चर्चा होती है। और ध्वन्यात्मक लेखन के अंतर्गत स्वर एवं व्यंजन पर तमाम बातें ध्यान देने योग्य होती हैं। जैसे घोष, वह स्वर ध्वनि है, घोष, अघोष या अर्धघोष, ह्रस्व, दीर्घ या प्लुत, संवृत्त या विवृत्त, अग्र, मध्य या पश्च, अनुनासिक या अननुनासिक, बलाघात या सुर से युक्त है अथवा नहीं, अक्षरिक है अथवा नहीं, यदि अक्षरिक है तो किस रूप में है, वृत्त रूपी अथवा अवृत्तमुखी। यह तो हो गया स्वर ध्वनि की बात। अब व्यंजन ध्वनि की बात है। स्थान की दृष्टि से वह कंठ, तालव्य, मूर्धन्य इत्यादि में से कौन सी है, वह अपने मूल रूप में उच्चरित है या कुछ भिन्न रूप में। प्रयत्न की दृष्टि से स्पर्श, संघर्ष, लुंठित, उच्छिप्त आदि वर्गों में किस वर्ग में है। ओष्ठ की स्थिति वृत्तमुखी है या अवृत्तमुखी, स्पर्श पूर्ण है या अपूर्ण, स्फोटित अथवा अस्फोटित, अनुनासिक या अननुनासिक, अक्षरिक है या नहीं, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। ध्वनि चार्ट का निर्माण किया जाता है इसके बाद, जिसमें स्वरों एवं व्यंजनों को पृथक पृथक लिखा जाता है। स्वरों का चार्ट बनाते समय स्वरों की उपयुक्त विशेषताएं जो बताई गई अभी के आधार पर घोष, अघोष, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अग्र, मध्य, पश्च इत्यादि प्रदर्शित किया जाता है। व्यंजनों को भी ऐसे ही स्थान एवं प्रयत्न की दृष्टि से दिखाया जाता है। स्वनिम एवं संस्वन का निर्धारण। सामग्री संकलन, ध्वन्यात्मक लेखन। ध्वनि चार्ट के निर्माण में के बाद कुछ ध्वनियाँ समान मिलती हैं तो कुछ के विभिन्न रूप मिलते हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न खड़ा होता है, किसे स्वनिम माना जाए, किसे संस्वन। इसके लिए संबद्ध ध्वनियों का वितरण किया जाता है। प्रयोग के आधार पर परीक्षण होता है कि भाषा विशेष में संदिग्ध दोनों में से कौन सी ध्वनि अधिक बार प्रयुक्त हुई है। एक ध्वनि का भेद सर्वाधिक बार प्रयुक्त हुआ है, इसे स्वनिम माना जाता है। जो ध्वनि कम प्रयुक्त होती है उसे उसका संस्वन माना जाता है। संस्वन में जैसे संस्वन और स्वनिम। सीमा की शादी समारोह में समुपस्थित सभी बाराती संतुष्ट थे। इस वाक्य में, वाक्य क्या है, सीमा की शादी समारोह में समुपस्थित सभी बाराती संतुष्ट थे। इस वाक्य में संस्वन का 5 बार प्रयोग हुआ है और हर बार उसके उच्चारण में सूक्ष्म अंतर है। यहाँ स को 5 स्वनिम ना मानकर एक ही स्वनिम माना जाएगा, क्योंकि व्यावहारिक दृष्टि से वही उपयोगी है। यदि किसी वाक्य में स का प्रयोग 20, 50, सैकड़ों बार भी किया जाए तो स के उच्चारण में हर बार भिन्नता आएगी। किंतु किसी भाषा में कई संस्वनों के लिए एक ही स्वनिम हो सकता है। जिस प्रकार अनेक संस्वनों का एक संस्वन का भी एक स्वनिम होता है, उसी प्रकार एक स्वनिम के अनेक संस्वन या एक ही स्वनिम हो सकता है। इसीलिए सीमा, समारोह, समुपस्थित, सभी, संतुष्ट, ये तो 5 प्रकार के संस्वन हुए। स्वनिम स है। स्वनिम के संदर्भ में वितरण का अभिप्राय है वह स्थान जहाँ स्वनिम का विश्लेषण किया जाता है। यदि संस्वन और स्वनिम के निर्धारण में कोई भ्रम हो, यथा कोई ध्वनि एक पृथक स्वनिम है अथवा किसी स्वनिम के भिन्न संस्वन के रूप आते हैं, इसका निर्णय वितरण के आधार पर होता है। व्यतिरेकी वितरण, परिपूरक वितरण, मुक्त वितरण, इसकी चर्चा ऊपर हुई थी। व्यतिरेकी का अर्थ है विरोध। समान परिस्थिति में आने वाली अर्थ विभेदक या क्रिया भिन्नता मूलक ध्वनियाँ व्यतिरेकी वितरण में होती हैं। वस्तुतः जब समान वातावरण रहने पर भी 2 ध्वनियों में अर्थभेद होता है तो उसे व्यतिरेकी वितरण कहा जाता है। इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ युग्मों का प्रयोग किया जाए तो सही है। जैसे काम और कान अथवा शाम और शान। पहले उदाहरण में जो हमने काम कहा में माँ के पहले का है और ना के पहले का है। मतलब का माँ केवल लग गया, काम हो गया, ना लग गया तो कान हो गया। और शाम और शान, शाम में भी वही स्थिति है कि शा से पहले माँ
और दूसरे में न। पहले भी शाह है और दूसरे में भी शाह है। दोनों उदाहरणों में परिवेश समान है, परंतु दोनों उदाहरणों के शब्दों के अर्थ में अंतर है। कहने का अभिप्राय यह है कि माँ और ना दोनों उदाहरणों में अर्थभेदकता का गुण है। इसी से माँ और ना दोनों उदाहरणों में दो स्वनिम माने जाएंगे। परिपूरक वितरण, इसकी भी चर्चा ऊपर शब्दावली आई थी। जब दो या दो से अधिक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न स्थितियों में आती हैं तब वे परिपूरक वितरण में होती हैं। परिपूरक अथवा पूरक वितरण में आने वाली ध्वनियों में अर्थभेदकता का गुण नहीं होता। इन ध्वनियों में ध्वन्यात्मक समानता होने पर इन्हें एक स्वनिम की संस्वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वस्तुतः किसी स्वनिम के संस्वन ही परिपूरक वितरण में आते हैं, जैसे पढ़ना, पतंग, पानी अथवा आप, चाप और जाप। इन उदाहरणों में प ध्वनि दो प्रकार की है। एक पढ़ना, पतंग, पानी में स्फोटित तथा आप, चाप, जाप में अस्फोटित। दोनों का वातावरण अलग अलग है, अर्थात पहले प स्फोटित शब्द के प्रारंभ में है, दूसरा प अस्फोटित शब्द के अंत में है। ये एक दूसरे के परिपूरक हैं। इनमें प स्वनिम है और प तथा प जो हलंत है, मतलब प में अ नहीं है, संस्वन है। इस प्रकार प स्वनिम की प स्वनिम की प संस्वन है। मुक्त वितरण, जब दो ध्वनियाँ समान परिवेश में हों और अर्थ में भेद न हो तब वे मुक्त वितरण के अंतर्गत आती हैं। इसे स्वच्छंद परिवर्तन भी कहते हैं। मुक्त वितरण में दो या दो से अधिक ध्वनियाँ बिना अर्थ परिवर्तन के ही एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होती हैं। जैसे दीवाल और दीवार में ल और र मुक्त वितरण में हैं, क्योंकि दोनों समान परिवेश में हैं और अर्थ में भी अंतर नहीं है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति भोले शंकर शब्द में श के स्थान पर स ध्वनि का प्रयोग अज्ञानतावश करता है तो ऐसी स्थिति में स को भी श का ही संस्वन माना जाता है, भिन्न स्वनिम नहीं। स्वनिम की भिन्नता है तो अर्थ की भिन्नता भी जरूरी है। ब्लॉक एवं ट्रेगर ने किस ध्वनि संस्वन को किस स्वनिम में रखा जाएगा, इसके लिए नियामक तत्वों का उल्लेख किया है। 3 बातें उन्होंने बताई: वितरण, समानता और कार्य की एकरूपता। वितरण का मतलब हो गया, अभी चर्चा हो गई। समानता से तात्पर्य स्थान और प्रयत्न की समानता से है। स्थान और प्रयत्न की विषमता होने पर भिन्न स्वनिम माना जाता है। कार्य की एकरूपता से तात्पर्य यह है कि यदि कार्य में अंतर है तो पूरक वितरण और यदि समानता है तो उसे पृथक स्वनिम माना जाता है। स्वनिम निर्धारण के अंतर्गत स्वर, व्यंजन के साथ साथ अनुनासिकता, मात्रा, सुर, बलाघात, संगम इत्यादि खंडेतर स्वनिमों का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे संगम: आजा, दादा, आ जा। मिठाई, खा जा। खाजा एक में नहीं लिखते हम, खा अलग, जा अलग। अनुनासिकता: बाट, बाँट, आधी, आंधी, अर्थ भी अलग है। बलाघात: संज्ञा, क्रिया। मात्रा: बचा, बच्चा, पिक, पीक, पका, पक्का, गदा, गद्दा। इस प्रकार से स्वनिम एवं संस्वन का विश्लेषण निर्धारण किया जाता है। हिंदी में 2 प्रकार के स्वनिम हैं, खंडीय स्वनिम और खंडीयतर स्वनिम या उपरिखंडीय स्वनिम। खंडीय स्वनिम 10 स्वर, 31 व्यंजन, 41 हुए। खंडीयतर स्वनिम 5 हैं: मात्रा, सुर, बलाघात, संगम, अनुनासिकता। इस प्रकार हिंदी में 46 स्वनिम हैं, जिन्हें अगर खंडीय स्वनिम में स्वर हैं और व्यंजन हैं, खंडेतर स्वनिम में मात्रा या दीर्घता को स्वतंत्र स्वनिम कहा जाता है। व्यंजनों में किसी वर्ण के द्वित्व होने पर दीर्घता आती है और इसके उच्चारण में दुगना समय लगता है तथा इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थ में भी अंतर आ जाता है। हर, हार, गदा, गद्दा, मिट्टी, मिट्टी। अब सुर या सुरलहर। सुर या सुरलहर को अनुतान भी कहते हैं। सुरों के आरोह अवरोह का क्रम सुरलहर है। हिंदी में सुर अथवा सुरलहर के द्वारा अर्थ में अंतर आने के कारण इसे स्वनिम माना जाता है। उसने खाया, सुरलहर के कारण अर्थ में अंतर आता है। उसने खाया, सामान्य कथन। उसने खाया, सामान्य कथन। उसने खाया, प्रश्नवाचक।
उसने खाया, विस्मयादिबोधक। बलाघात, शब्दों में उच्चारण में अक्षरों पर जो बल या जोर दिया जाता है उसे स्वराघात या बलाघात कहते हैं।